तो अपन बिगनर बॉक्स 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, जो कॉमन डाउट्स भेजे थे स्टूडेंट्स ने जनरली। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजिंग है कि एन ओल्ड मैन वाइल डायलिंग अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर रिमेंबर्स दैट द फर्स्ट 4 डिजिट कंसिस्ट ऑफ वन, मतलब 7 डिजिट टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। ठीक। अब इसमें बोल रहा है वो कि फर्स्ट 4 डिजिट कंसिस्ट ऑफ वन वन। फर्स्ट 4 डिजिट, एक तो 1 है इसमें, एक 2 है और 2 3 है। He also remembers that the fifth digit is either a 4 or 5. फिफ्थ डिजिट 4 या 5 है। While has no memorizing of the sixth digit. सिक्स्थ डिजिट का उसको नहीं पता। एंड द सेवंथ डिजिट इज 9 माइनस द सिक्स डिजिट। और ये वाला जो है ये फिक्स है, 9 माइनस सिक्स्थ डिजिट। 9 माइनस सिक्स डिजिट। ठीक है। तो अब देखो, जो जो चीज अपने पास, जो जिस जिस चीज के लिए ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट 4 डिजिट के लिए मेरे पास 1 2 और 2 3 अरेंज करने हैं, तो सीधे सीधे फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 कर सकते हैं ना। उसके लिए तो दो लेटर सेम हो गया। ठीक। मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ के लिए 4 या 5 दो ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय इसके लिए अपने पास 0 से लेकर 9 तक के 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 10 यहां पर आ गया। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस वाले प्लेस के लिए, तो इस वाले प्लेस के लिए तो ऑप्शन है ही नहीं एक तरह से। क्यों? क्योंकि दिस इज द फिक्स। फिक्स कैसे? फिक्स कैसे कि जैसे आपने वट एवर बी द सिक्स डिजिट, जो भी आपका सिक्स्थ डिजिट होगा, वट एवर बी द सिक्स्थ डिजिट, ठीक है, अकॉर्डिंगली दैट विल बी फिक्स। अकॉर्डिंगली दैट विल बी फिक्स। तो वो आपकी चॉइस है ही नहीं। दैट विल बी फिक्स, तो वो तो आपकी चॉइस है ही नहीं, तो सीधे सीधे इसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। ठीक है, बस तो 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है। और दैट बिकम 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 2। क्लियर है? ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ले रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्चुअली क्या, वो थोड़े से आगे वाला था, मतलब ये इसलिए आपको थोड़ा सकता कंफ्यूजन हो गया हो। इन अ सर्टेन एल्जेब्रिक एक्सरसाइज बुक देयर आर 4 एग्जांपल्स ऑन एपी। ठीक है, मतलब ये एपी है आपका, ये पीएनसी है, और ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। एपी पे 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 5 पीएनसी पे दिए हुए हैं, और 6 एग्जांपल बाइनोमियल थ्योरम पे दिए हुए हैं। और ऑब्वियसली उसने हालांकि मेंशन नहीं किया, पर प्रैक्टिकली भी अपन सोचें तो ऑब्वियस 4 क्वेश्चन एपी के हैं, 5 पीएनसी के, 6 बीटी के हैं, है ना। तो ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट ही होंगे, है ना। क्वेश्चंस हैं तो वो तो डिफरेंट ही होंगे, 4 क्वेश्चन आइडेंटिकल तो होंगे नहीं अपने पास। ठीक है। तो इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सेलेक्ट फॉर दिस पीपल एटलीस्ट वन but not more than 2 examples from each of these set. At least one and not more than 2, मतलब maximum 2 मान लो, at most 2 from each। ठीक है। तो डिफरेंट है, डिफरेंट है तो जैसे अपन ने लिया ही था कि आइडेंटिकल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर डिफरेंट है, और डिफरेंट में से यदि आपको 4 में से एक लेने हैं या 4 में से 2 लेने हैं, तो यू हैव टू सेलेक्ट। तो दैट्स वाई मान लेते हैं एपी के लिए या तो मैं 4C1 करूंगा या 4C2 करूंगा।
या तो एक क्वेश्चन ले लिया या दो क्वेश्चन ले लिया मैंने, वेरी सिमिलरली, और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंगली चल रहा है। पी एंड सी के लिए या तो एक लेंगे या दो, वही सबके लिए एक या दो, एक या दो, मल्टीप्लाई। और बिल्कुल ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम के लिए भी 6c1 प्लस 6c2, बस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट है, दैट्स व्हाई यू हैव टू सेलेक्ट, ठीक है। और चार में से यदि एक को सेलेक्ट करना है, फोर में से यदि आपको एक को सेलेक्ट करना है तो 4c1, दो को करना है तो 4c2, ठीक है। दिस इज फॉर एपी, दिस इज फॉर पी एंड सी, एंड वेरी सिमिलरली दिस इज फॉर बीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, m denotes the 5-digit number, 5-digit number if each successive digits are in their descending order of magnitude। मीन्स याद आ रहा है एक क्वेश्चन अपन ने क्लास में करा था कि यदि मैं अपना 5-digit नंबर ये मान लूं तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि ईच सक्सेसिव डिजिट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लाइक दैट। याद आ रहा है कुछ? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अपने पास 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट होते हैं, उसमें से मैंने सीधे सीधे क्या करा, 5 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, 10C5, 5 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हर बार जब अपन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो एक ही नंबर बनता है फ्रॉम ईच सिलेक्शन, from each selection only one number is possible, only one number is possible। फॉर एग्जाम्पल रैंडमली मैं लिख दूं 8 7 1 3 2, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ही नंबर बना सकता हूं मैं, 8 7 3 2 1। तो कुल मिला के आप जितने तरीके से 10 में से 5 डिजिट सेलेक्ट करोगे उतने ही नंबर बनेंगे, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ m, ये m की वैल्यू हो गई, करेक्ट। नाउ n के लिए भी वो सेम चीज बोल रहा है, n इज द corresponding फिगर मतलब सेम फिगर when the digits are in their ascending order of the magnitude। मतलब अब क्या बोल रहा है वो, ऐसा बोल रहा है a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4 लेस देन a5। तो एक बहुत सिंपल सा काम करना अब आपको कि अब आप जीरो को हटा दो, क्योंकि यदि मैंने अब जीरो लिया, मतलब केस वही है ना, आपको बस नंबर उल्टा लिखना है। जिससे यहां पे ये लिखा है तो अब मेरे को नंबर लिखना है 1 2 3 7 8, ठीक है। बस प्रॉब्लम एक ही आएगी कि यदि आपने जीरो ले लिया, मान लो आपका डिजिट जीरो आ गया, 0 1 7 9 2, तो फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो सबसे पहले आना चाहिए था, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन वो जीरो आएगा नहीं, ठीक है, 4 डिजिट वाला नंबर हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपकी बार आपको जीरो को हटाना पड़ेगा। पहले वाले केस में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि पहले वाले केस में यदि जीरो आता भी सही तो वो A5 की जगह पर आता, तो इसलिए प्रॉब्लम है नहीं, इसमें जीरो ले नहीं सकते। तो आपके पास आपकी बात सीधे सीधे 9 में से 5 डिजिट आपको लेने पड़ेंगे, 9C5, ठीक है। तो ये आपके n की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अब m माइनस n यदि मैं करूंगा तो 10C5 माइनस 9C5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो सीधा सीधा एक प्रॉपर्टी में लगा लेता हूं एक तरह से, 10C5 को मैं लिख सकता हूं 9C4 प्लस 9C5, मतलब वो उल्टी प्रॉपर्टी लगा दी एक तरह से, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 को n प्लस 1 CR लिख सकते हैं ना अपन, है ना। तो रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी, उसको ब्रेक कर लिया मैंने, तो इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 9C4 और 9C5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी अच्छा क्वेश्चन है।
बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 7। 5 different pair of shoes, 5 different pair of shoes, 5 pair of shoes, different, different, ठीक है। लेट्स से L1, L2, L3, L4, L5, करेक्ट। और इसका पेयर है R1, इसका पेयर है R2, इसका पेयर है R3, इसका पेयर है R4 और इसका पेयर है R5। मतलब ये राइट शूज, राइट वाला हो गया ये उसका, और ये उसी का लेफ्ट वाला हो। ठीक बच्चों, नाउ मतलब ये एक पेयर ये हो गया, ऐसा एक पेयर ये हो गया, ऐसे मेरे पास 5 पेयर है। ठीक है, नाउ वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज कैन बी चूजन फ्रॉम इट सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट पेयर। 4 शूज अपने को लेने हैं, 4 शूज, नो कंप्लीट पेयर, नो कंप्लीट पेयर, ठीक है, नो कंप्लीट पेयर। अब ऐसे देखें अपन तो क्या है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखो, चारों लेफ्ट के ले लें, चारों राइट के ले लें, 2 लेफ्ट 2 राइट के लें। जिस भाई चारों लेफ्ट के लेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, पेयरिंग आएगी नहीं, है ना। चारों राइट के ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेयरिंग आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, 2 लेफ्ट 2 राइट, उसमें पेयरिंग आने की पॉसिबिलिटी है। 1 लेफ्ट 3 राइट, 3 लेफ्ट 1 राइट, मतलब इस टाइप की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेरे पास, है ना। तो उसकी वजह अपन क्या करते हैं, एक इजी पॉसिबिलिटी जो इसमें सबसे है कि टोटल माइनस, टोटल माइनस, भाई 4 शूज लेना ना अपने को, टोटल माइनस 1 पेयर एंड 1 नॉन पेयर, ऐसा आ जाए। ठीक, माइनस 2 पेयर, 4 शूज में 2 पेयर बन सकते हैं ना। तो टोटल केस ले लो, उसमें से वो केस माइनस कर देता हूं जब 4 में से 2 तो पेयर वाले आ रहे हों और 2 नॉन पेयर वाले आ रहे हों। ठीक है ना, मतलब 2 नॉन पेयर बोलेंगे, 2 नॉन पेयर, ठीक है, और दोनों पेयर वाले आ रहे हों, ऐसा अपन कर सकते हैं। टोटल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को। 10C4, 10 में से 4 शूज 10 है कि 8 है अपने पास, 5, हाँ, तो टोटल हो गया 10 में से 4 माइनस। अब बात है एक पेयर लेना है और 2 नॉन पेयर लेना, समझना। देखो, एक पेयर लेना है, 2 नॉन पेयर लेना है, ठीक है। एक पेयर ले लिया, पेयर कितने थे मेरे पास, 5 पेयर थे। तो मैंने एक काम करा, सबसे पहले तो 5C1, समझ में आया किसके लिए लिखा होगा मैंने, सेलेक्ट 1 पेयर, है ना। अब यदि मैंने एक पेयर लिया है बच्चों, तो फिर बाकी के जो 2 मैं लूंगा वो नॉन पेयर आने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, बाकी के जो 2 लूंगा वो नॉन पेयर आने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 8 शूज बचे हैं। मैं आपसे बोलूं, लेट से मैंने रैंडमली एक सेलेक्ट करा होगा, 8C1, है ना। रैंडमली 1 सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली 1। अब हो सकता है ये, मान लो मैंने सेलेक्ट 1 पेयर, फॉर एग्जांपल यूं समझो कि मैंने L1R1 लिया हो, सपोज मैंने L1R1 ले लिया हो। ठीक है, अब ये जो एक आपने सेलेक्ट करा है वो हो सकता है L2 L3 L4 में से आ गया हो, या R, और मान लेते हैं R2 R3 में से किसी में आ गया हो। तो अब उसमें से जो भी आया होगा मुझे उसका पेयर नहीं लेना है। तो मान लो L2 आया हो तो मुझे R2 को छोड़ना पड़ेगा, या L4 आया हो तो मैं R4 को छोड़ूंगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या होगा, मतलब मैंने जो भी एक शूज लिया होगा, तो अब जो दूसरा शूज लूंगा नॉन पेयर वाला, तो उसके लिए मेरे पास एक चॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि यदि मैंने L2 लिया होगा तो मैं R2 नहीं ले सकता हूं, या L4 लिया होगा तो R4, या R4 लिया होगा तो L4, एक चॉइस हमेशा कम हो जाएगी। तो जो दूसरा शूज लेना होगा मुझे नॉन पेयर वाला, उसके लिए मेरे पास 6C1, एक शूज मैंने हटा दिया, जो ये वाला शूज लिया था उसके पेयर वाला एक हटा दिया, बच्चे 6 में से कोई एक लूंगा तो नॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो L2 है, R2 को छोड़ के बचे हुए 6 में से मैंने एक ले लिया। ठीक है, राइट। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आएगी,
इसमें एक ही प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास कोई ना कोई केस, हर केस 2 बार आएगा, हर केस 2 बार आएगा। पूछोगे क्यों 2 बार क्यों आएगा सर? सिंपल सी एक बात आप सोचो, मान लो कि आपको 8C1 ने कभी L2 दिया हो और 6C1 ने कभी आपको लेट्स से R4 दिया हो, तो कभी ना कभी इसका उल्टा भी तो हुआ होगा ना। 8C1 ने आपको R4 दिया होगा तो 6C1 ने आपको L2 दिया होगा। हर केस ऐसा हुआ होगा 2 बार। तो आप बोलो क्या करें? कुछ मत करो, हाफ कर दो, बाकी तो और कोई दिक्कत तो है ही नहीं। केस सारे तो काउंट हो ही गए, बस हर केस 2 बार आ गया था, तो इसलिए मैंने हाफ कर दिया। अगली बात समझ में है? ठीक है। माइनस 2 पेयर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 पेयर है, 5 में से कोई से भी 2 पेयर आ जाए मेरे पास, 5C2। सो फाइनली 10C4 आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 जा 8, 8 3 3 210 माइनस ये हो गया 8 5 जब 40, 2 से कैंसिल 20, 6 2 जा 20, 1 2 0 माइनस 5C2 इज 10, सो 130, 210 में से 130 माइनस कर दो आप, तो अपने पास 90 आ जाएगा। 90 सॉरी 80 80 आएगा, 120 और 210। ठीक ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। टोटल 10C4 करा है, ये एक पेयर चूज करा, फिर एक शूज सेलेक्ट करा, उसके करोस्पॉन्डिंग हटा दिया, दूसरा लिया 6 में से, डबल केस आ रहे थे, हाफ कर दिया, और बाकी ये 2 पेयर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30। Number of ways in which 8 people can be arranged in a line if A and B, 8% total, A and B next to each other। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब इसमें लाइन मतलब आप कैसे भी मान लो, लाइन लाइन आप ऐसी, जैसे मैंने सीधे सीधे ऐसे लिख दिया 8, ऐसी लाइन मान लो, या आप सीधे लाइन मान लो, कैसी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला ए एंड बी नेक्स्ट टू ईच अदर है, मतलब या तो ए बी आए एक साथ आए, बट कैसे भी आ जाए, ए बी भी आ सकता है या बी ए भी आ सकता है। ठीक है, ए बी भी आ सकता है या बी ए भी आ सकता है। सी मस्ट बी समवेयर बिहाइंड द डी, मतलब सी मस्ट बी समवेयर बिहाइंड द डी, मतलब ये हुआ कि डी कहीं पर भी आए, समझना बच्चों, डी कहीं पर भी आए लेकिन सी उसके पीछे ही आना चाहिए, एक साथ आना जरूरी नहीं है, पर डी सी जो है वो डी के पीछे ही आना चाहिए। इसका मतलब याद आ रहा है एक तरह से कौन सा केस हो गया? ठीक है, कैनॉट कैनॉट अरेंज सी एंड डी, वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला होता है, याद है? कैनॉट अरेंज सी और डी को अरेंज नहीं करना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मान सकते हो, और अज्यूम आइडेंटिकल, अज्यूम आइडेंटिकल। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे, ए और बी को तो एक मान लिया, प्लस कितने ऑब्जेक्ट हो गए 6, सी और डी तो अभी अलग अलग तो कर ही सकते हैं, तो 6 और 1 कितने हो गए 7, फैक्टोरियल 7। ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, दिस इज फॉर ए एंड बी, ए एंड बी एंड बी एंड ए, लेकिन साथ में सी और डी को इंटरचेंज भी नहीं करना है, तो वही याद है, इंटरचेंज नहीं करना है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, सो दैट इज 5040। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14।
14th 7 different coins are to be divided among the 3 person. ठीक है, 7 कॉइन, 7 डिफरेंट। अब देखो इसमें ना ये डिफरेंट कॉइन दे रखे हैं, आइडेंटिकल होते तो याद आ रहा है वो मल्टीनोमियल टाइप का केस लग जाता, उसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस लग जाता, पर इसने डिफरेंट कॉइन दे रखे हैं और 3 पर्सन दे रखे हैं, लेट्स से C1 C2 C3। ठीक, if no two of the person receive the same number of the coins but each receive at least one coin and none is left over, दो कंडीशन दे रखी है, एटलीस्ट वन सबको मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन, ठीक है, नो ईच रिसीव एटलीस्ट वन, नो टू सेम नंबर ऑफ कॉइन, नो टू हैव सेम कॉइन, सेम नंबर ऑफ कॉइन, सॉरी सेम नंबर, और एक और बोल रहा है कि नन इज लेफ्ट ओवर, और कुछ भी बचना भी नहीं चाहिए, मतलब सातों के सातों कॉइन अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो सबको एक एक तो दे ही देता हूं, ठीक है, सबको एक एक दे दिया मैंने, चलो जी, अब मेरे पास बचे 4 कॉइन, ठीक है, वही जैसा अपन करते ना, एक एक तो देना ही देना है। अब दो को सेम भी नहीं देने हैं, ठीक है ना, दो को सेम भी नहीं देने हैं, अब 4 कॉइन को और डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे पास, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक काम कर सकता हूं कि एक को एक दे देता हूं और एक को 2 दे देता हूं, तब भी एक बच जाएगा मेरे पास, है ना। तो 4 को करना है ना मुझे, तो एक को एक और एक को 3 दे दें, क्योंकि एक एक देना नहीं है, मतलब 1 2 एंड 4, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। देखो एटलीस्ट 1 भी मिल गया, नो टू हैव द सेम नंबर भी आ गया, और साथ में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप किसी भी इधर से उधर करोगे या तो 2 को सेम मिल जाएगा फिर, है ना। तो बस सीधे सीधे ग्रुपिंग कर दो आप, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 ग्रुप बन गए, तीनों डिफरेंट हैं, फैक्टोरियल 3, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग, दिस इज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी ले लेते हैं, चलो 15 16 भी कॉमन डाउट थे काफी। 15 वाला, 8 डिस्टिंग्विशेबल एप्पल, थोड़ा बहुत ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, 3 बॉयज एवरीबडी शुड गेट एटलीस्ट 1 एप्पल एंड एट मोस्ट 4 एप्पल, 8 डिफरेंट एप्पल, आपकी बात डिफरेंट है, देखो वापस से वही बात है, देखो डिफरेंट एप्पल है तो मतलब ग्रुपिंग लगानी लगानी है अपने को, डिफरेंट मतलब ग्रुपिंग के बिना नहीं हो सकता। 3 बॉयज, 3 बॉय हैं, लेट्स से B1 B2 B3, 3 बॉय, everybody should get at least 1 apple, at most 4, at least 1 and at most 4, है ना। मतलब वो जैसे अपन करते हैं ना, यदि जैसे अभी मल्टीनोमियल से करना होता तो मैं कैसे करता, 8, है ना, याद आ रहा है, और x1 x2 x3, कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। ये मैं तब करता यदि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल, पर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना अपने को डिफरेंट एप्पल्स, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि कितने केस बनेंगे, पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो आपको फैक्टोरियल तो लगाना पड़ेगा, ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वही अपन वही करते जैसे करते हैं ना, 1 1 है तो 1 1 1 तो देना ही देना है सबको, 1 1 तो देना ही देना है, बचे कितने हैं, 5 एप्पल बचे अब, है ना, तो 5 एप्पल बचे हैं, ठीक है, और 4 से ज्यादा भी नहीं देना है किसी को, ये भी कंडीशन फिक्स है, ठीक है। तो पहले एक को 3 दे देते हैं और एक को 2 दे देते हैं, मतलब अब मेरे पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 एप्पल को, है ना, अब 4 से ज्यादा नहीं देना, मतलब इनडायरेक्टली अब मैक्सिमम 3 देना है, तो 0 2 3 कर सकते हैं, ठीक है, और 1 1 3 कर सकते हैं, 2 को भी बांट देते हैं, 1 1 3 कर सकते हैं और 2 2 1 भी कर सकते हैं, है ना। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन क्या होगा, अब इसमें +1 1 करेंगे ना, ये 1 1 के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है भाई, 8 थे
8 में से मैंने एक एक तो पहले सबको दे ही दिए थे, बचे थे मेरे पास 5 के लिए ये 3 पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मैक्सिमम 3 से ज्यादा मैं दे नहीं सकता था किसी को। तो मेरे पास फाइनली आएगा 1 3 4, ठीक, 2 2 4 एंड 3 3 एंड 2, ऐसा अपन कर सकते हैं। ठीक, अब आपको करना पड़ेगा ग्रुपिंग। ये तो नंबरिंग पता लग गई मुझे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूं। अब मैं करूंगा ग्रुपिंग। ठीक है, देखो ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। चलो पहले 1 3 4 की ग्रुपिंग बना लेते हैं। पहले 1 3 4 की ग्रुपिंग बना लिया। कर दो डिस्ट्रीब्यूट, तीनों डिफरेंट हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस 2 2 4 की ग्रुपिंग बना लो, दो ग्रुप सेम है, क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट, प्लस 3 3 2 की ग्रुपिंग बना लो, दो ग्रुप सेम है और फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, बोलो क्लियर है बात, है ना। अब उसने आंसर ऐसा दे रखा ना k इंटू 7p3 टाइप का, तो वो तो कन्वर्ट कर लेना आप, है ना। मतलब k इंटू 7p3 हो गया अपने पास, k फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 हो गया। तो ऊपर से फैक्टोरियल 7 कॉमन ले ही लेना, और ऐसे नीचे से भी फैक्टोरियल 3 कॉमन लेके बाकी को आप सॉल्व करोगे तो वो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना। ऊपर से फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लेना, नीचे से यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके फैक्टोरियल 3 भी कॉमन आ जाएगा, फिर बाकी पूरे को आप सॉल्व कर लेना, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो जी लास्ट क्वेश्चन 16 भी ले ही लेता हूं मैं अब। क्वेश्चन 16, ठीक है। क्वेश्चन 16 में क्या है, क्वेश्चन 16 में नंबर ऑफ वे 9 डिफरेंट टॉय। देखो अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ग्रुपिंग के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब में डिफरेंट टॉयज, डिफरेंट टॉय, डिफरेंट एप्पल, डिस्टिंग्विशन एप्पल, 4 चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4 belonging to different age groups in such a way that distribution among the 3 elder children is even and the youngest one is to receive 1 toy। मतलब एक स्मॉल चिल्ड्रन है, यंगेस्ट वन। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक स्मॉल है ना, ऐसे लिख देता हूँ मैं तो इजी रहेगा आपके लिए। तो एक तो स्मॉल चिल्ड्रन है, लेट्स से एक स्मॉल चिल्ड्रन है, यंगेस्ट वन बोल दिया उसको, और 3 एल्डर चिल्ड्रन है, C1 C2 C3, ये यंगेस्ट वन है और 3 एल्डर चिल्ड्रन। सच अ वे दैट द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 3 एल्डर, इन तीनों को बराबर देना है, एंड द यंगेस्ट वन इज टू रिसीव 1 टॉय मोर। तो एक ही ऑप्शन है कि अपन इन तीनों को 2 2 दे दो और इसको 3 दे दो, हो गया। तीनों को बराबर देना था, इसको एक ज्यादा भी देना था, तो बात खत्म, ग्रुपिंग लगा दो। अब इसमें ग्रुपिंग लगाएंगे ना, तो ग्रुपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 2 के ग्रुप बना दिए और एक 3 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, और ये 3 ग्रुप सेम है और सेम ग्रुप। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना बेटा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे कि देखो ये जो 3 का ग्रुप बनेगा, ये तो स्मॉलेस्ट यंगेस्ट चिल्ड्रन को ही जाना है, तो उसके लिए तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, तो वो तो मैं सीधे सीधे इसको दे दूंगा। बचे जो तो 3 3 के 3 ग्रुप है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, बस बाकी तो कोई करना नहीं। दिस इनटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, बस। तो क्योंकि क्या है ना कि वो ये ग्रुप जो फिक्स हो गया है वो तो उसको जाना ही है, तो उसके लिए मुझे फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है ना, बाकी के लिए मैं फैक्टोरियल लगाऊं। ठीक है, चलो तो बस इसमें इतने ही ले रहा हूं मैं, फिर बिगनर बॉक्स 4 के लिए जो है